HCl या सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कॉपर की कतरन डाल दिया, छीलन, होगा क्या? सबसे पहले आयनों का एक्सचेंज होगा, NaCl बनेगा प्लस HNO3 बनेगा, HNO3। यहाँ भी देखो, यहाँ बना था नाइट्रस एसिड, तो यहाँ बन रहा है नाइट्रिक एसिड। ये सॉल्ट किसका था? नाइट्रेट का। ये सॉल्ट किसका था? नाइट्राइट का। बन गया नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड बनने के बाद इसका रिएक्शन अब इस कॉपर की कतरन से होगा, कॉपर की छीलन से, कतरन से। क्या रिएक्शन होगा? सोचो जरा, क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा बताओ? ये मेटल है ना, कॉपर क्या मेटल है ना? और मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल का नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग। मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी? टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका होगा क्या? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन उसका नेचर, तो मेटल इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं भी तुमने मेटल का इस्तेमाल किया है मतलब उसका नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? जब हम तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे तो नहीं बोले थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कॉपर इज द मेटल, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द नेचर इज द रिड्यूसिंग। अच्छा, ये है रिड्यूसिंग। बताओ इसका नेचर, क्योंकि नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी सबसे टॉप पर बैठा है, इसका नेचर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां ये दोनों मिलेंगे रिएक्शन होगा, रिडॉक्स होगा। और जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो बताओ कॉपर नाइट्रिक एसिड का क्या करेगा? जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो नाइट्रिक एसिड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अब कितना घटेगा? डिपेंड करता है इसका पावर कितनी ज्यादा है। ज्यादा यूसिंग पावर है, ज्यादा घटा देगा। कम यूसिंग पावर है, कम घटाएगा। अब बताओ कॉपर की यूसिंग पावर ज्यादा है या कम है? हाँ, कम है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो यूसिंग पावर भी क्या होगी? कम। तो रिडक्शन भी क्या होगा? कम। और जब कम रिडक्शन होगा तो ये +5 से घट के +4 में आएगा और ये +4 NO2 बन जाएगा। NO2 मिला देगा +4 होता है, और यही NO2 तुमको रेड ब्राउन गैस के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, कॉपर ने नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस किया, लेकिन कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होगा, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये 0 से +2 पे जाएगा। कॉपर का +2 स्टेबल है, और वो +2 नाइट्रेट से कंबाइन करके साथ में कॉपर नाइट्रेट भी बनाएगा। 0 से +2 में चला गया और वो नाइट्रेट बच्चे से कंबाइन करके कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट बना दिया। हाँ, चूंकि तुमने मिक्सचर को हीट भी किया है, तो हीट करने से यही कॉपर नाइट्रेट, ये देखो, यही हीट करने से कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा, NO2 फिर बाहर आएगी। एक NO2 कॉपर नाइट्रेट के टूटने से आई और एक NO2 कॉपर का नाइट्रिक एसिड के रिडक्शन से आई। तो इधर से भी NO2, इधर से भी NO2, ज्यादा NO2 निकलने से पूरी टेस्ट ट्यूब हो जाती ब्राउन। जिसने नाइट्रेट का टेस्ट किया होगा उसको याद होगा कि पूरी टेस्ट ट्यूब ब्राउन हो जाती है, बहुत ब्राउन फ्यूम ज्यादा निकलती है इसमें, क्योंकि कॉपर के नाइट्रेट के से टूटने से भी NO2 आ रही है, और नाइट्रिक एसिड का कॉपर से जब रिडक्शन होगा तब भी NO2 आ रही है। ये भी रेड ब्राउन, ये भी रेड ब्राउन, पूरा टेस्ट ट्यूब हो जाएगी रेड ब्राउन। ये सब देख के मत को ये भी रटना पड़ेगा, कुछ नहीं रटना, केवल ध्यान से सुनो, समझो। बस एक बात मानो, कॉपी पढ़ने की आदत डालो कि आपको कॉपी पढ़ना है, पढ़ते रहो, ठीक है। जिसके बाद हम अपना क्वेश्चन दे के टेस्ट लेते रहेंगे। खड़े के बोलो ना, सबको सुनाई दे। क्या कॉपर 0 से +2 में जा रहा है? कॉपर का +2 स्टेबल हमने बताया। कॉपर नाइट्रेट +2 -1, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, ठीक तो है, ठीक तो है। कॉपर का +2, नाइट्रेट का -1, क्रॉस कर दो, 1 इधर 2 इधर, सही तो लिखा है, समझ आया? हाँ, बैलेंस करने के लिए हाथ 2 NO2 चाहिए,
हाँ बैलेंस करोगे, यहाँ 2 NO2 पता और NO2 बढ़ गया, देखो रेशियो बढ़ गया NO2 का। हम देखो दोनों साथ साथ लेके चलो, इधर नाइट्राइड इधर नाइट्रेट, कंपेयर करो दोनों में क्या फर्क है। दोनों सबको समझ में आया ना। चलो सामने देखो, तुम लोग के चक्कर में तो हमारा टाइम बीत जाएगा। सामने देखो सामने, हाँ स्टार्च के आई टेस्ट, स्टार्च के आई टेस्ट। हाँ ये बताओ नाइट्राइड स्टार्च के आई टेस्ट देगा क्या? नाइट्राइड स्टार्च के आई पेपर को ब्लू करेगा? सोचो, क्वेश्चन है क्या नाइट्राइड का सॉल्ट स्टार्च के आई पेपर को ब्लू करेगा? अच्छा ब्लू किस वजह से होता है पता है? आयोडीन की वजह से। यदि यहां से आयोडीन निकल गई तो ये ब्लू हो जाएगा। क्या ये नाइट्राइड क्या इस क्याई से आयोडीन निकाल सकता है? हाँ क्यों निकाल सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ +3 है और ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है रिड्यूसिंग पावर भी है, ठीक है। लेकिन सामने जो बैठा है कौन? सामने बैठा I माइनस, मतलब लोअर वैल्यू है, ये है रिड्यूसिंग, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर ये नाइट्राइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में और पेपर क्या होगा? ब्लू। नोट करो, नाइट्राइड टर्न स्टार्च के आई पेपर टू ब्लू। नाइट्राइड टर्न स्टार्च के आई पेपर टू ब्लू। नाइट्राइड टर्न स्टार्च के आई पेपर टू ब्लू। क्या नाइट्रेट भी स्टार्च के आई पेपर को ब्लू करेगा? यस या नो? नाइट्रेट तो किया, नाइट्राइट तो किया, क्या नाइट्रेट स्टार्च के आई पेपर को ब्लू करेगा? अच्छा मतलब नाइट्रेट में नाइट्रोजन का +5 है ना, +5 है, मतलब अपने रेंज के सबसे टॉप पर है, तो जब सबसे टॉप पर इसका नेचर क्या होगा? केवल ऑक्सीडाइजिंग है। अच्छा ये केवल ऑक्सीडाइजिंग है जबकि के आई रिड्यूसिंग है, बताओ रिडॉक्स रिएक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। नाइट्रेट इसको ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन ब्लू पेपर नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया ब्लू नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कारण क्या देखो सामने कि नाइट्रेट में +5 हो जाने से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। याद करो जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव होता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती जाएगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो नाइट्रेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर नाइट्राइट से ज़्यादा है, तो ये नाइट्रेट क्या करेगा? केआई को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और जब ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो -1 से बढ़ के ये 0 पे आके नहीं रुकेगा, 0 से भी आगे भाग जाएगा और बनाएगा आयोडिक एसिड, +5 पे पहुँच जाएगा। मतलब ये केआई को आयोडीन में नहीं रोकेगा, सीधे ले जाएगा आयोडिक एसिड में +5 में, और आयोडिक एसिड स्टार्च पेपर को ब्लू नहीं करता। मतलब यहां आयोडीन न बन के आयोडिक एसिड बनता है, क्योंकि नाइट्रेट केआई को ऑक्सीडाइज करेगा -1 से +5 में, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। फिर कहोगे जब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, केआई को ऑक्सीडाइज कर ही रहा है, तो -1 से +5 पर ही क्यों? जबकि आयोडीन में तो +7 भी जा सकते हैं आप। तो ये +7 का आयोडीन HiO4 बना दिया होता, +7 तक लेके गया होता, आखिर बीच में क्यों अटका दिया? जवाब आयोडीन में हैवी एलिमेंट है अपने हाइड्रोजन फैमिली का, इसमें इनर्ट पेयर लगता है और इनर्ट पेयर की वजह से आयोडीन का +5 ज़्यादा स्टेबल है, +7 से इनर्ट पेयर इफेक्ट।
हाँ, ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ये इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल होना नहीं। जबकि आयोडीन, देखो एसिडिटी अलग है, स्टेबिलिटी अलग फैक्टर है। स्टेबिलिटी उसका एग्जिस्टेंस है, एसिडिटी उसका बेस से रिएक्शन है। दोनों बातें मिला के, और एसिडिटी अलग चीज़ है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अलग चीज़ है। आयोडीन हैवी एलिमेंट, अपने हाइड्रोजन फैमिली का सबसे भारी एलिमेंट है। जो सबसे भारी होता है पी ब्लॉक का, उसमें इनर्ट पेयर लगता है, और इनर्ट पेयर की वजह से +5 की स्टेबिलिटी +7 से ज़्यादा है। सब पता है, बात आ चुके हैं हम शुरू में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब स्टार्च के आई टेस्ट कौन दे रहा है? नाइट्राइट देगा और नाइट्रेट, कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला। स्टार्च की आई टेस्ट नाइट्राइट का है, नाइट्रेट का नहीं है। ये डिफरेंस है नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और क्या ये एसिडिफाइड केमिनोफोर को डिकलराइज करेगा? क्या नाइट्राइट, क्या एसिडिफाइड केमिनोफोर के पिंक कलर को कलरलेस करेगा? बोलो हाँ, क्यों करेगा? हाँ, ये है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग भी है। और हाँ, लेकिन ये कौन सा रोल प्ले करेगा डिपेंड करता है सामने वाला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग, मतलब रिएक्शन होगा, कलरलेस होगा। यस, नाइट्राइट एसिडिफाइड केमिनोफोर के पिंक कलर को कलरलेस करेगा। इसमें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, जो नाइट्राइट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और केमिनोफोर बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या नाइट्रेट एसिडिफाइड केमिनोफोर के पिंक कलर को डिकलराइज करेगा? बोलो हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों का नेचर सेम है, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं, पिंक कलर डिकलराइज नहीं होगा। ये फर्क है नाइट्राइट और नाइट्रेट में। जब नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक में, तो वहाँ पर हम सारे फैमिली के ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड, उनके हाइड्राइड, उनके हैलाइड, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बेसिसिटी, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं देखेंगे। रिएक्शन ये है, वहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी तुमको, रिएक्शन यहाँ मिलेगा। चाहे एस ब्लॉक, चाहे पी ब्लॉक, चाहे डी ब्लॉक, चाहे क्वांटिया केमिस्ट्री, कहाँ हमने रिएक्शन पढ़ा है? डी ब्लॉक पढ़ा है, क्वांटिया केमिस्ट्री कहीं रिएक्शन आ रहा था क्या? प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन सब इसमें आएंगे। और देखो, मान लो नाइट्राइट का सॉल्ट है और हमने इसमें जिंक के साथ NaOH मिलाया या एल्युमिनियम के साथ NaOH मिलाया, ठीक है, पूछ रहा है बताइए क्या होगा? ठीक है, एकदम नया रिएक्शन, आज तक हमने कभी देखा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं देखा, अब देख लो, बताओ इसका नेचर क्या है? देखो, ये हमने केवल मेटल नहीं डाला, NaOH भी डाला, एल्यूमिनियम के साथ NaOH डाला, बताओ इसका नेचर क्या है? अच्छा छोड़ो, ये बताओ इसका नेचर क्या है? मेटल है तो इसे तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये एसिड है या बेस है या एम्फोट्रिक है? ये जिंक क्या है, किसमें आएगा? एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक? जोर से बोलो। तुम लोग को जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बताए थे। बताओ जिंक किसमें था? जोर से बोलो। एम्फोट्रिक था। एल्यूमिनियम किसमें था? वो भी एम्फोट्रिक में था। तो बताइए एम्फोट्रिक है ना? तो जब ये एम्फोट्रिक है मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, और तो बताइए कौन है? मतलब इनका आपस में रिएक्शन होगा। चलो होगा तो क्या होगा देखा जाए। जिंक NaOH से जब भी रिएक्ट करेगा तो बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2।
और साथ में मिलती है हाइड्रोजन गैस। सेम यही हाल एल्युमिनियम का भी है। एल्युमिनियम भी एम्फोट्रिक है, ये भी बेस से रिएक्ट करके क्या देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और यहां भी मिलेगी तुमको हाइड्रोजन गैस। तो ये दो एम्फोट्रिक होने की वजह से बेस से भी रिएक्ट करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे। मान लो यहाँ एसिड डालो, चलो तब भी रिएक्शन होगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो कि एम्फोट्रिक है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों केस में तुमको क्या मिल रही है, बता इसका नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, जोर से बोलो, रिड्यूसिंग। तो इसकी वजह से ये पूरा मिक्सचर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद करो, कभी भी तुम जिंक NaOH देख लेना, जिंक NaOH, एल्यूमिनियम NaOH, समझ लेना इसका मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन फर्क होता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक चैप्टर हाइड्रोजन, मतलब 2 लेक्चर का टॉपिक है और एक पूरा चैप्टर है, और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। बता 2 लेक्चर में तुम्हारा एक क्वेश्चन फंसना है। मतलब ऐसे कुछ चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है जिस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, तो वो भी पढ़ना। उसमें आएगा नेसेंट हाइड्रोजन उसके बारे में। तो ये हाइड्रोजन नेसेंट है। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, विच आर हाईली रिएक्टिव, मोर रिड्यूसिंग पावर। हाँ, तो बताओ कभी भी तुमने जिंक एल्यूमिनियम NaOH देख लिया, देखते ही पहचान लेना इसका नेचर क्या है। क्यों? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। चलो, इसका नेचर रिड्यूसिंग है, तो बता ये बिहार आज ये तो डबल रोल प्ले करता है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये तो डबल रोल प्ले करता है। लेकिन अब कौन सा रोल प्ले करेगा इसके सामने? सामने वाला जब रिड्यूसिंग है तो अब ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी कुछ तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखा रहेगा, अब हो जाएगा इन दिस रिएक्शन नाइट्राइट बिहेव एज ए। तो तुमको पता है इसका जो रिड्यूसिंग है, तुम टिक मार दोगे ऑक्सीडाइजिंग, बस। तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन लिखा रहा है, पूछे इसमें इसका रोल क्या है, इसका नेचर क्या, निकाल के बता दो। अब देखो सामने, क्योंकि इसका नेचर रिड्यूसिंग है तो निश्चित ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से घटेगा। अच्छा, +3 से घट के कहां तक जाएगा? जबकि जा सकता है -3 में जा सकता, तो +3 से घट के +2, +1, 0, -1, -2, -3 कहां जाएगा? डिपेंड करता है इसकी रिड्यूसिंग पावर पर। यदि इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो ज्यादा रिड्यूस करेगा, कम है तो कम रिड्यूस करेगा। याद करो, जब कॉपर था, सिल्वर है, लेड है, जिसकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है तो वो बीच में अटक जाएगा। लेकिन तुमने जिंक डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, जिसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है। जिंक एल्यूमिनियम शरीर में ऊपर की तरफ होता है, पता है ना, दे आर मोर रिड्यूसिंग पावर। तो जब इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है जिंक एल्यूमिनियम की, तो इसको रिड्यूस ज्यादा करेगा, और ये +3 से घटा के -3 मिलाएगा, तो लास्ट पे लेके चलाएगा, और ये -3 कंपाउंड बन जाएगा अमोनिया। मतलब इसका नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन करके तुमको क्या देगा? अमोनिया। मतलब तुमको यहां क्या मिलेगी? अमोनिया गैस इवॉल्व। तो हम साफ साफ पूरा रिएक्शन लिख देते हैं, यहां पर कि जब हमने सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन एल्युमिनियम या जिंक पाउडर के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें अमोनिया गैस मिलेगी। और अमोनिया जब बनेगी तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? अमोनिया ही है। हाँ, उसकी स्मेल से। केमिस्ट्री के लैब में घुसो तो वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा बाहर से अलग होता है ना, तो केमिस्ट्री के लैब में जो भी स्मेल होती है वो अमोनिया की होती है, वैसी स्मेल तुमको यहाँ मिलेगी। अब मान लो सूंघने की क्षमता कम है तो क्या करो, HCl से भीगा ग्लास रॉड ले जाओ, HCl से भीगा ग्लास रॉड ले जाओ, अमोनियम क्लोराइड का डेंस वाइट फ्यूम तुमको दिखाई देगा।
डेंस व्हाइट फिल्म दिखाई देगा। मतलब अमोनिया तुमको मिलेगी। चाहे तुम कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट ले लो, जिंक एल्युमिनियम कोई भी ले लो, NaOH डाल दो, अमोनिया मिलेगी। ये इस बात को ध्यान से सुन रहे हो या मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो, अभी पता चल जाएगा। यदि हम इसी नाइट्राइट का रिएक्शन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो जिंक NaOH की जगह, एल्युमिनियम NaOH की जगह हम जिंक सल्फ्यूरिक एसिड या एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो क्या हमें अमोनिया गैस निकलेगी? क्या HCl के साथ डेंस व्हाइट फिल्म दिखाई देगा? बोलो। देखा, मजाक कर रहे थे मेरी बात का, गलत हो गया, नहीं दिखेगा अमोनिया। अमोनिया नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो सामने, हाँ देखो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा, जैसे ये दे रहा है ये भी देगा, ये भी रिड्यूसिंग ये भी रिड्यूसिंग, और ये हाइड्रोजन क्या करेगी? इसको रिड्यूस भी करेगी, +3 से -3 अमोनिया भी बनेगी। लेकिन अमोनिया जैसे ही अंदर बनेगी उस अमोनिया को ये सल्फ्यूरिक एसिड खा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड, अमोनिया क्या है? बेस। जैसे ही अमोनिया बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड उसको झपटा मार के खा जाएगा, अमोनियम सल्फेट बना देगा। अमोनिया बाहर आएगी नहीं। तुम HCl की ग्लास लेके खड़े रहो दिन भर, डेंस व्हाइट फिल्म दिखाई देगी नहीं तुमको। बन रही है लेकिन बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, अमोनियम सल्फेट बना देगा, अमोनिया बाहर आएगी नहीं। हाँ, लेकिन जब दिखी नहीं तो फिर बनी नहीं, समझो, दिखेगी नहीं तुमको। यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, देखो ये काम प्रैक्टिकल हो रहा है ना, ये सारा प्रैक्टिकल है, जो आंखों से दिखना चाहिए। नहीं दिखा मतलब नहीं बनी, अंदर तो है, बाहर नहीं आई तो नहीं है। नो अमोनिया आया। तो ये समझना कि अमोनिया बनाने के लिए हमको जिंक के साथ एल्युमिनियम साथ NaOH डालना है। बताओ ये NaOH का नेचर क्या है? बेस। अमोनिया क्या है? बेस। और बेस बेस आपस में रिएक्ट, अमोनिया बाहर आ जाएगी। हर रिएक्शन की समझ है, तुम उसको रटने का ज्ञान ना समझना। 11 बज गया। हाँ देखो सामने, मान लो सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट है और उसमें तुमने एल्युमिनियम या जिंक के साथ NaOH मिलाया, तो ये बताओ, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट है और तुमने एल्युमिनियम जिंक कोई एक के साथ NaOH मिलाया, बताओ अमोनिया मिलेगी? बोलो। हाँ बिल्कुल मिलेगी, सही मिलेगी, क्योंकि ये मिक्सचर है रिड्यूसिंग और ये है ऑक्सीडाइजिंग, रिएक्शन दौड़ के होगा, ठीक है, और लास्ट प्रोडक्ट अमोनिया -3 मिलेगा। अच्छा मान लो सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट का है, अमोनियम नाइट्रेट का है और उसमें तुमने एल्युमिनियम जिंक पाउडर डालना भूल गए, तुमने केवल NaOH डाला, तुमने एल्युमिनियम जिंक पाउडर डालना भूल गए, तुमने केवल NaOH डाला, अमोनिया गैस निकल रही है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि बिना एल्युमिनियम के, बिना जिंक के हाइड्रोजन आई नहीं होगी, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक मिलाओगे तभी ना इसका रिडक्शन होगा, तभी ना ये 0 से +2 में जाएगा, तभी ना हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जब एल्युमिनियम जिंक डाला ही नहीं, हाइड्रोजन निकली ही नहीं, तो फिर अमोनिया कहां से आ गई? जवाब, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाईली अनस्टेबल है, ये टूट के देगा अमोनिया प्लस वाटर। मतलब अब जो अमोनिया आई है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टूटने से आई है।
और यहां जो अमोनिया आ रही थी वो इसके रिडक्शन से आ रही थी, एल्यूमिनियम और जिंक के रिडक्शन से। और ये जो अमोनिया आई है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टूटने से आई है। हाँ, लास्ट फाइनल टेस्ट है नाइट्राइट और नाइट्रेट का, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट एग्जाम में आता, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर, ऑप्शन लिखा रहेगा थायोसल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट या बोथ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। बोलो जोर से, नाइट्रेट, नाइट्राइट। जवाब नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों का ये। थायोसल्फेट का ब्लू रिंग टेस्ट होता है, थायोसल्फेट का ब्लू रिंग टेस्ट होता है और इसका है ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्राइट भी देगा और बस फर्क ये है कि नाइट्राइट के साथ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और नाइट्रेट के साथ कंसंट्रेट। उनको ब्राउन रिंग टेस्ट गिवन बाय नाइट्राइट इन डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड, कि नाइट्रेट में भी ब्राउन रिंग टेस्ट। गिवन बाय नाइट्रेट इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों देंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट भी देगा, नाइट्रेट भी देंगे। बस फर्क ये है कि नाइट्राइट के साथ तुमको डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना पड़ेगा और नाइट्रेट के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पिछले 20 साल का उठा के देखो, 3-4 बार आ चुका है कि ब्राउन रिंग टेस्ट है किसका। फिर उसके बाद ब्राउन रिंग टेस्ट में जो रिंग बनती है वो किसकी बनती है, वो रिंग का कंपाउंड क्या है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आया ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो ब्राउन रिंग बनती है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ये 3 क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है अभी तक। अच्छा कि ये नाइट्राइट भी देता है, नाइट्रेट भी देता है, दोनों देता है, तो हम एक बार लिखवाएंगे, 2 बार नहीं लिखवाएंगे, एक ही बार लिखवाते हैं। बस हम यहाँ लिखवा देते हैं नाइट्रेट में, चलो बीच में लिखवा देते हैं, ठीक है। मान लो हमने लिया है नाइट्रेट का सॉल्ट, और ये ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे देगा। हाँ, सबसे पहले इस नाइट्रेट के सॉल्ट सोल्यूशन में मिलाएंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक